नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, उसके संगठन और संरचना के बारे में। जब हम वायुमंडल के संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हम वायुमंडल में जो भी अवयव है, चाहे वह गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूल के कण या एरोसॉल्स हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वायुमंडल के स्थायी अवयव या गैसें, दूसरा वायुमंडल के अस्थायी अवयव या गैसें। तो आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के स्थायी अवयव और गैसें कौन सी है। हालांकि हमने अध्ययन किया है कि वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनकी मात्रा में या प्रतिशत में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उनका अनुपात स्थिर रहता है। उन्हें हम वायुमंडल के स्थायी अवयव कहते हैं। और वायुमंडल के स्थायी अवयव तीन हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। जिसमें सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस या स्थायी अवयव है वह है नाइट्रोजन। तो हम एक एक को लेकर विस्तार से अध्ययन करेंगे और किस तरह से वायुमंडल के संगठन में जो भी गैसें हैं या अन्य अवयव है उसके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल के स्थायी अवयव या गैसें, जिसमें सबसे पहले है नाइट्रोजन। वायुमंडल के स्थायी अवयव, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जिसका रासायनिक सूत्र है N2, नाइट्रोजन। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्या है। तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है, गंधहीन, इसकी कोई गंध नहीं है, स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं है, और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है या वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला अवयव है। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन क्या है? एक रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन, इसकी कोई गंध नहीं है, और स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं है, और यह एक क्या है? गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो सीधा प्रश्न हमसे पूछा जाता है
कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस या अवयव कौन सा है, तो वह है नाइट्रोजन। क्लियर। अब यह वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो यह संपूर्ण वायुमंडल का कितना प्रतिशत है, या यह कहें कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, यानी कि राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 78% है। संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, लगभग 78% है। अब ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08%, 78.8%, 78% और 78.008%। तो उस समय ध्यान रखना कि यदि 78 के साथ पॉइंट में पूछा गया है तो 78.08% होगा, और यदि 78.08% नहीं है, केवल दे रखा है 78.8%, 78.9%, 78.10%, 78 जो है कुछ भी लिखा जाए, तो उस समय तो हम 78.8। लेकिन यदि राउंड फिगर में पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 77%, 78%, 79%, 80%, तो 78%, तो तीनों जो है सही हो सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है ऑप्शन पर। कैसे, देखिए समझना, केवल समझने के उद्देश्य से हम बात करें। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, अब एक ऑप्शन तो इस तरह से दे रखा है 78.8%, बी 78.08%, सी 78.00% और डी 78.008%। इस तरह से यदि आपसे दिया जाए तो उस समय ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सही होगा, सॉरी, उस समय जो है आपका सही उत्तर क्या होगा, बी सही होगा, 78.08%। यह क्या होगा, सही। यदि यही प्रश्न दे रखा है और आपको ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, ए 78%, बी 79%, सी 77%, डी 80%, इस तरीके से दे रखा है, तो उस समय उत्तर आपका कौन सा सही होगा, 78% सही होगा। और यदि ऑप्शन इस तरह से दिया जाए, ए 78.7%, बी 78.8%, सी 78.9% और डी इस तरह से दिया जाए, या 79 के संदर्भ में दे दिया जाए, तो उस समय ध्यान रखना यह आपका उत्तर सही होगा। तो तीनों ही उत्तर किस कंडीशन में सही होंगे, यह ऑप्शन पर निर्भर करता है। और इसीलिए ध्यान रखना, हमें आइडिया यह होना चाहिए कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78.08%। तो राउंड फिगर में पूछा जाएगा तब हम लिखेंगे 78%, एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 78.08%, और कई जगह हमें इस रूप में पूछा जाता है तो उस समय हम 78.8% को
सही करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को लेकर प्रश्न पूछा जाता है और कई बार विद्यार्थी केवल और केवल ऑप्शन के कारण सही प्रश्न को गलत कर देता है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी यहां इसको सही करते हैं, कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी में यह दे रखा है, एनसीईआरटी में यह दे रखा है, यह सही है। लेकिन यदि हम नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो यह कब सही होगा? जब इस तरह का ऑप्शन दे रखा है उस समय जो है यह आपका 78.8% सही होगा। लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का जब हम बात करते हैं तो वह कितनी है? 78.08% है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? अब बात आती है जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, वह है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसका किस तरह से नाइट्रोजन में विकास हुआ, या यह कहें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि कैसे हुई। तो देखिए इसके संदर्भ में हमने जब वायुमंडल के विकास का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि का जो कारण है वह था गैसीय उत्सर्जन, कि विभेदन की क्रिया के कारण जो गैसीय उत्सर्जन हुआ उस उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हुई। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि प्रारंभिक वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि का प्रमुख कारण गैसीय उत्सर्जन था। और गैसीय उत्सर्जन को हम वायुमंडल के विकास की दूसरी अवस्था कहते हैं, कि पहली अवस्था जिसमें आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, यानी हीलियम और हाइड्रोजन यह पृथ्वी के वायुमंडल से जब दूर हुई और उसके बाद जब स्थल मंडल का विकास हुआ तो स्थल मंडल के विकास के लिए विभेदन की क्रिया हुई और विभेदन की क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर से या आंतरिक भाग से गैसों का उत्सर्जन हुआ और उनमें नाइट्रोजन गैस विधि जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है समा गई और प्रारंभिक वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि का कारण क्या माना गया? गैसीय उत्सर्जन माना गया। क्लियर? अब आती है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की, कि यह नाइट्रोजन है। तो कहा जाता है एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है 1772 में नाइट्रोजन गैस की क्या की थी? खोज की थी। सन 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की, जिसका प्रारंभिक नाम था मेफेटिक गैस। या जिसका प्रारंभिक नाम क्या था? मेफेटिक एयर इसका प्रारंभिक नाम था, जिसकी खोज किसने की थी?
रदरफोर्ड ने की थी, और इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। क्लियर? अब प्रश्न आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। क्योंकि जब हम वायुमंडल के संगठन का अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का लगभग 99% भाग पाया जाता है। हालांकि वायुमंडल के जब हम ऊंचाई का अध्ययन करते हैं, जब हम स्तरों का अध्ययन करते हैं, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी वायुमंडल स्थित है। लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, यह भी क्लियर होना चाहिए। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन धरातल से, यानी कि धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह ध्यान रखना कि धरातल से लगभग 100 से 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो नाइट्रोजन जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की और जिसे प्रारंभ में मेफेटिक गैस या मेफेटिक एयर के नाम से जाना जाता था, जो कि एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो यह वायुमंडल में किस रूप में पाई जाती है? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 7 रूप में पाई जाती है। यानी कि स्वतंत्र के अलावा 6 अलग अलग और रूप है, उन रूपों में भी वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। और यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, निम्न में से नाइट्रोजन किस रूप में वायुमंडल में पाई जाती है या नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन 7 रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनको समझना है। संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन 7 रूप में पाई, कितने रूप में पाई जाती है? 7 रूप में। अब कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला जो है वह है आणविक नाइट्रोजन के रूप में। आणविक नाइट्रोजन के रूप में जिसका रासायनिक सूत्र है Na2। उसके बाद है अमोनिया के रूप में, NH3 के रूप में। उसके बाद एमिनो एसिड के रूप में, जिसका रासायनिक सूत्र है NH। इसके अलावा नाइट्रस अम्ल के रूप में,
या नाइट्रस एसिड के रूप में जो है पाई जाती है HNO2 के। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र है N2O। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, NO के रूप में, और इसके अलावा जो सातवां रूप है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में। तो इस तरह से जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, वह वायुमंडल में 7 अलग अलग रूपों में पाई जाती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आणविक नाइट्रोजन। आणविक नाइट्रोजन के रूप में, अमोनिया के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, नाइट्रस अम्ल के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। अब यहां से ध्यान रखना, प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप या कौन सा रासायनिक संगठन वायुमंडल में नाइट्रोजन का अवयव नहीं है, या निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किस रूप में वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। उसमें एक तो होगा सदैव अमोनिया, एक होगा एमिनो एसिड, तीसरा होगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है, लेकिन नाइट्रोजन एमिनो एसिड के रूप में पाई जाती है, यह ध्यान रखना। या फिर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक HNO3 जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल के रूप में नहीं, नाइट्रस अम्ल के रूप में जो है पाई जाती है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहां पर नाइट्रस अम्ल की जगह नाइट्रिक अम्ल लिख देगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं, नाइट्रस अम्ल के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये सातों रूप जो है आपको क्लियर होने चाहिए। आणविक नाइट्रोजन, अमोनिया, एमिनो एसिड, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह तो थी वायुमंडल में नाइट्रोजन। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन का महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व है कि नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक वनस्पति, जो हम पेड़ पौधे देखते हैं, उनके लिए पोषक तत्व है। क्यों पोषक तत्व है? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति जो और पेड़ पौधे जो है, यहां वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करके एमिनो एसिड तथा प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इसीलिए नाइट्रोजन प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधों के लिए क्या है? पोषक तत्व है। यहां ध्यान रखना, हम इस पर बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। नाइट्रोजन प्राकृतिक वनस्पति ऑब्लिक पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो है यह प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधों के लिए क्या है? पोषक तत्व। क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति
और पेड़ पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर एमिनो एसिड तथा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं और जो प्राकृतिक वनस्पति है वे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब हम भोजन की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं, तो भोजन के जो मूल तत्व माने जाते हैं वह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन या मिनरल्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट वह भी हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। दूसरी बात करें प्रोटीन, वह भी हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, जबकि वसा हम वनस्पति के साथ साथ पशु उत्पाद से भी प्राप्त करते हैं। और विटामिन्स वह हम पशु उत्पाद के रूप में और वनस्पति से भी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो भी एमिनो एसिड या प्रोटीन का निर्माण करते हैं वह अपने आप में एक पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधों के पोषक तत्व है। एक तो ये। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंस जो है वह है कि नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करता है, उसको तनु बनाता है, और वही ऑक्सीजन हमारे श्वसन में प्रयोग में लाई जाती है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वह ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करता है, उसे श्वसन योग्य बनाता है, और दूसरा पृथ्वी पर जो दहन की प्रक्रिया जो आग है उसको भी नियंत्रित करता है। तो यह ध्यान रखना, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, जो नियंत्रित कर पृथ्वी पर दहन प्रक्रिया या आग को यानी कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करता है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे क्रियाशील गैस मानी जाती है वह ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन इस क्रियाशील गैस जो ऑक्सीजन है इसको क्या करता है, क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है या कहें कम करता है, और कम करने के साथ साथ पृथ्वी पर आग को या दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह आग जलाने के लिए सहायक है। यदि आपको कहीं पर भी आग जलानी है
तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आग बुझाने में सहायक है। लेकिन पृथ्वी पर आग को नियंत्रित करना है, इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करना है, और ऑक्सीजन को क्रियाशीलता को यदि आपको नियंत्रित करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। और इसीलिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता है वह नाइट्रोजन के द्वारा नियंत्रित होती है, और उसी कारण पृथ्वी पर दहन प्रक्रिया है, या यह कहें कि आग जो है क्या होती है? नियंत्रित। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो क्या होता? आग जलती रहती और दमकल पीछे पीछे बुझाते रहते, क्योंकि आग को नियंत्रित करना संभव नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। और जब दूसरी सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन नहीं होती तो सर्वाधिक क्या होती? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता भी ज्यादा होती, और जब ऑक्सीजन की क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से आग को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। क्लियर? साथ ही हम यह कह सकते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करती है और उसे श्वसन योग्य बनाती है, जो कि श्वसन के लिए प्रयोग में आती है। यहां भी हम नोट कर लें कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करती है, जिससे जो तो यहां जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को भी कम करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सांद्रता को भी कम करती है। क्रियाशीलता को कम करती है तो वह दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करेगी, और जब इसकी सांद्रता को कम करते हैं जिसका उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वह प्राकृतिक वनस्पति के लिए, मनुष्य या सजीव जगत के लिए और आग को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है ए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या अन्य कोई गैस जलवाष्प। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन जो है वह ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। या फिर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दहन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, दहन प्रक्रिया का नियंत्रण पूछा जाता है तो वह नाइट्रोजन। जबकि पूछा जाए आग जलाने में दहन प्रक्रिया में सहायक कौन सी है? ऑक्सीजन। और दहन प्रक्रिया को समाप्त कौन करती है? आग को बुझाती कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो कि स्वयं जलती है। यह ध्यान रखना, जैसे सूर्य जो कि हाइड्रोजन का गर्म गोला है तो हाइड्रोजन स्वयं जलती है। तो जैसे जैसे हम गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते आएंगे, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोजन को लेकर हमें क्या पूछा जा सकता है। एक तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, उसकी मात्रा कितनी है, वह कितने रूप में पाई जाती है, और उसकी वायुमंडल में या वायुमंडल के अलावा पृथ्वी पर क्या इंपॉर्टेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल का एक स्थायी अवयव है या स्थायी गैस है। इसका मतलब है कि इसकी मात्रा वायुमंडल में क्या रहती है? निश्चित। तो सबसे प्रमुख प्रश्न यही आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन किस प्रकार से बना रहता है, कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में किससे संतुलित होती है। तो उसके लिए एक पूरा साइकिल है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन चक्र के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या रहती है?
संतुलित रहती है। नाइट्रोजन चक्र के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन संतुलित रहती है। यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा किस से संतुलित रहती है, तो वह एक पूरा सर्कल है जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। अब आप पूछेंगे सर नाइट्रोजन चक्र क्या है, तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या है और नाइट्रोजन चक्र से किस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन संतुलित रहती है। कि नाइट्रोजन चक्र क्या है केवल समझना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है किसके द्वारा, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र एक भूजैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी है? नाइट्रोजन चक्र भूजैव रासायनिक प्रक्रिया है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के संतुलन के लिए उत्तरदायी यहां ध्यान रखना कि नाइट्रोजन चक्र क्या है, यह एक भूजैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि भूमि और वनस्पति की द्वारा की जाने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को या नाइट्रोजन को संतुलित बनाए रखता है भूजैव रासायनिक प्रक्रम, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन चक्र जो कि एक भूजैव रासायनिक प्रक्रम है, वह वायुमंडल में नाइट्रोजन को क्या करता है, संतुलित करता है। कैसे करता है समझना, यदि आपने नाइट्रोजन चक्र को समझ लिया तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या रहती है, संतुलित रहती है। कैसे, देखिए जो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन है, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि और प्राकृतिक वनस्पति द्वारा विभिन्न नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित होने के पश्चात पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या है समझना, वायुमंडल की
स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि तथा प्राकृतिक वनस्पति द्वारा विभिन्न नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित होने के पश्चात सजीव जगत द्वारा प्रयोग में लाए जाने के उपरांत पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंचने की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। यानी कि नाइट्रोजन चक्र क्या है कि वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, पहले भूमि के द्वारा, प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा इसे विभिन्न नाइट्रोजनीय यौगिकों में बदला जाता है, चाहे वह अमीनो एसिड के रूप में हो, अमोनिया के रूप में हो, किसी भी अन्य रूप में इसको पहले परिवर्तित किया जाता है। फिर उसका उपयोग सजीव जगत के द्वारा, मनुष्य के द्वारा प्रोटीन के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और जब जीव जंतुओं का उपयोग होने के बाद यह पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होती है और वापस वायुमंडल में पहुंचती है, तो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त हुई वही नाइट्रोजन विभिन्न आयामों से घूमते हुए विभिन्न आयामों के माध्यम से पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है, जिसके कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रहती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है नाइट्रोजन चक्र के चरण। अब नाइट्रोजन चक्र के जो है कुल 4 चरण है। कितने चरण है? 4। अब ये केवल अपन को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। नाइट्रोजन चक्र के चरण कि नाइट्रोजन किस तरह से वायुमंडल से, भूमि के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त की जाती है और वापस किस तरह से स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में यहां चली जाती है। तो इसके कुछ चरण हैं, जिसमें देखिए नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले होता है नाइट्रोजन स्तरीकरण।
सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन स्तरीकरण। नाइट्रोजन स्तरीकरण के बाद में होता है अमोनीकरण। अमोनीकरण के बाद में होता है नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण के बाद में होता है विनाइट्रीकरण। यानी कि सबसे पहले जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वह भूमि के द्वारा स्तरीकरण किया जाता है। उसके बाद वनस्पति उसका अमोनीकरण करती है। अमोनीकरण के बाद में उसका नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रोजन के विभिन्न अवयव बनते हैं जिसका उपयोग सजीव जगत के द्वारा किया जाता है। और फिर उसका वापस विनाइट्रीकरण होता है। और विनाइट्रीकरण होने के बाद वह जो नाइट्रोजन जो नाइट्रीकरण के कारण अनेक उत्पादों में वह विनाइट्रीकरण के द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होती है और पुनः वायुमंडल में चली जाती है। और इस तरह से यह पूरा एक सर्कल चलता है। और इसी सर्कल जिसके माध्यम से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रहती है, इसे ही क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। हालांकि नाइट्रोजन चक्र अपने आप में एक पर्यावरण के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जब हम पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, जल चक्र है, कार्बन चक्र है, उन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं। लेकिन जब हमें वायुमंडल के संदर्भ में पूछा जाता है तो हमें सीधा प्रश्न यही पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रहती है भूजैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, तो हमें कुछ भी ऑप्शन दे दें, ऑक्सीकरण के द्वारा, तो ध्यान रखना भूजैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। और इसके कौन कौन से चरण हैं? इसके कुल 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण होता है नाइट्रोजन स्तरीकरण, उसके बाद अमोनीकरण, फिर नाइट्रीकरण और उसके बाद होता है विनाइट्रीकरण। और इस तरह से जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वह अलग अलग अवयवों में परिवर्तित होकर पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। और यह पूरा एक सर्कल क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, जो एक भूजैव रासायनिक प्रक्रम या भूजैव रासायनिक प्रक्रिया या भूजैव रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमें वायुमंडल के जो अवयव और गैसें, उनमें स्थायी अवयव में नाइट्रोजन को लेके जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने चर्चा की। और अब शायद आपको कोई डाउट भी नहीं होगा कि वायुमंडल को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और वायुमंडल में नाइट्रोजन को लेके क्या पूछे जाने की संभावना। क्लियर? वायुमंडल के स्थायी अवयव में बात करने वाले हैं सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल के स्थायी अवयव क्या है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें या अवयव जिनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है, या यह कहें कि निचले वायुमंडल में उनका अनुपात स्थिर रहता है, उन्हें हम वायुमंडल के स्थायी अवयव कहते हैं। वायुमंडल के स्थायी अवयव या स्थायी गैसों में 3 प्रमुख हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। और तीनों का जो प्रतिशत है, संपूर्ण वायुमंडल में तीनों का जो प्रतिशत है वह
99.96% है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब जब हम स्थायी अवयवों की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर सजीव जगत हैं, चाहे वह प्राकृतिक वनस्पति हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है या मनुष्य, जो सजीव जगत है वह श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑक्सीजन सजीव जगत के लिए प्राण देने वाली वायु है, इसीलिए ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह पूछा जाता है कि वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या है और वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि किस प्रकार से हुई है या यह वायुमंडल में कैसे पाई जाती है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। अब ध्यान रखना, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो सामान्य विद्यार्थी रट के जाता है नाइट्रोजन, लेकिन ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन। तो यह ध्यान रखना, नाइट्रोजन के बाद में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। क्लियर? कई बार डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह है ऑक्सीजन। अब यहां वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो इसकी मात्रा कितनी है? तो यह संपूर्ण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संपूर्ण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%, लगभग 21% है। अब ध्यान रखना, एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 20.95% है, और राउंड फिगर में पूछा जाता है तो यह लगभग कितनी है? 21% है। जैसे हमने नाइट्रोजन के संदर्भ में बात की थी कि नाइट्रोजन संपूर्ण वायुमंडल का 78.08% है, यानी लगभग 78% है। तो उसी प्रकार ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 20.95% या लगभग 21% है। अब हमें ऑप्शन के आधार पर इनके उत्तर देने, यदि एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 20.95 और राउंड फिगर में पूछा जाता है तो वह 21% है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि ऑक्सीजन जो वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, इसकी खोज किसने की? क्योंकि जब हम नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी।
तो बात आती है ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो देखिए ऑक्सीजन की खोज विलियम साल्वे ने की थी। ऑक्सीजन की खोज विलियम साल्वे ने किसने की थी, विलियम साल्वे। लेकिन ऑक्सीजन का नामकरण या यहां कहें कि ऑक्सीजन को वास्तविक प्रामाणिकता किसने प्रदान की, यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया था, तो देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निर्माण प्रिस्टले ने, यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। और इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन का नामकरण भी प्रिस्टले ने किया और ऑक्सीजन को जो है वास्तविक प्रामाणिकता भी प्रदान किसने की, प्रिस्टले ने की। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का नामकरण किया तथा ऑक्सीजन को वास्तविक प्रामाणिकता प्रदान की। तो आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज विलियम साल्वे ने की। लेकिन पूछा जाए कि ऑक्सीजन को वास्तविक प्रामाणिकता किसने प्रदान की या ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया या प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो वह प्रिस्टले ने किया। तो या तो हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की वायुमंडल में मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन की खोज। अब प्रश्न आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन या हम वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करते हैं तो वायुमंडल का विस्तार धरातल से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल है। लेकिन ऑक्सीजन कहां पर, वायुमंडल में ऑक्सीजन कहां पर या कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह यानी धरातल से लगभग 60 से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन धरातल से 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक
पाई जाती। यहां भी ध्यान रखना, तो ध्यान रखना क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह 60 से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है, जबकि वायुमंडल का विस्तार कहां तक है? 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। तो इस तरह से हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है और कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, और ऑक्सीजन की खोज या उसका प्रयोगशाला में सबसे पहले निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यह तो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वह ऑक्सीजन है, और वह कैसी है? वायुमंडल का एक स्थायी अवयव है। क्लियर? अब स्थायी अवयव क्यों है? क्योंकि इसकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है, या यहां कहें कि निचले वायुमंडल में इसका अनुपात स्थिर रहता है, और इसीलिए यहां एक स्थायी है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि कई बार जब हमें ऑक्सीजन को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर दिया जाता है। कैसे? जैसे आपसे पूछा जाए कि यदि पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस में या वायुमंडल के किस अवयव में परिवर्तन होगा? अब उसमें कमी या वृद्धि दोनों संभव है। अब ध्यान रखना, विद्यार्थी सोचें कि यदि वनस्पति नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो हम कहने का मतलब है, यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पृथ्वी पर वनस्पति नहीं रहेगी तो जो वायुमंडल के स्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, इनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा जो परिवर्तनशील है, जो अस्थायी अवयव है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि पृथ्वी पर किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है तो उससे वायुमंडल के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उतना ही ऑक्सीजन हम कार्बन के साथ वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। O2 ली और CO2, तो जितना ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उतनी ही ऑक्सीजन को हम कार्बन के साथ वापस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। इसीलिए वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है? निश्चित रहती है, या उसका अनुपात स्थिर रहता है। अब प्रश्न आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी मानी जाती है? अब ध्यान रखना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए, यानी कि जब हम वायुमंडल के विकास का अध्ययन करते हैं तो उस समय अध्ययन करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में जो वृद्धि हुई थी उसके लिए उत्तरदायी मानी गई थी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो इसीलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए एक तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया और दूसरी खनिज ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया उत्तरदायी मानी जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा खनिज ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया उत्तरदायी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना, क्योंकि जब हम
वायुमंडल के विकास का अध्ययन करते हैं तो प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी मानी गई थी? प्रकाश संश्लेषण। कि जो समुद्री घास है, समुद्री घास के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गई उसी दौरान जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई। क्योंकि प्रारंभ में जो है जलीय जगत का विकास हुआ, महासागरीय सागरीय घास का विकास हुआ, तो इसीलिए उस समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन की मात्रा में वायुमंडल में वृद्धि हुई। कब? जब वायुमंडल का विकास हुआ, यानी कि प्रारंभिक वायुमंडल। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान में कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जो कि एक स्थायी तत्व है जिसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है या अनुपात स्थिर रहता है, तो इस ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी मानी जा रही है? तो दो क्रियाएं उत्तरदायी है। एक तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो प्राकृतिक वनस्पति है वह अपना भोजन बनाती है, और जब वह भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो अपने आसपास जो वायुमंडल है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। क्लियर हो गया? इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पॉइंट क्लियर? दूसरा है खनिज ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया। खनिज ऑक्साइड विशेष रूप से जो धात्विक खनिज है जो ऑक्साइड के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, जब इनका अपचयन होता है तो ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है और वह वायुमंडल में समा जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए दो प्रक्रियाएं उत्तरदायी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और दूसरी है खनिज ऑक्साइड का अपचयन। अब सामान्य विद्यार्थी जो है प्रकाश संश्लेषण रट के जाता है और ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण आता ही नहीं है, सीधा आता है खनिज ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया या विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखना, अपचयन की प्रक्रिया किसके? धात्विक ऑक्साइड का जो है अपचयन होता है, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन मुक्त होती है और वही ऑक्सीजन वायुमंडल में समा जाती है, जो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए दो प्रक्रियाएं उत्तरदायी है, एक प्रकाश संश्लेषण और दूसरी धात्विक खनिज जो है या खनिज ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया। तो यहां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया उत्तरदायी मानी जाती है? तो अपचयन। और किसका अपचयन? धात्विक ऑक्साइड का अपचयन की क्रिया। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि पृथ्वी पर जो सजीव जगत है, पृथ्वी जिसे हम जीवित ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और जीवन संभव होने का सबसे बड़ा कारण है वह है वायुमंडल, और वायुमंडल में किसकी उपस्थिति? ऑक्सीजन की। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है और यह सजीव जगत के लिए क्या है? प्राणदायक है। पृथ्वी पर सजीव जगत के लिए यह क्या है? प्राणवायु है। पृथ्वी पर सजीव जगत जिसमें कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जिसमें मुख्य रूप से कौन से आते हैं? बैक्टीरियाज, जीव जंतु और मनुष्य। ये सब क्या है? सजीव जगत। श्वसन क्रिया में
श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कारण ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव जगत है, चाहे वह प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, अन्य जीव जंतु है या मनुष्य है, यह सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लियर? अब समझने की बात है। यहां कई बार प्रश्न आता है कि प्राकृतिक वनस्पति या पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो ध्यान रखना, श्वसन की जब भी बात आएगी तब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब वह प्राकृतिक वनस्पति या सूक्ष्म पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए सजीव जगत श्वसन क्रिया में सदैव ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहा जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा कोरोना काल में। कोरोना काल में जब दूसरा फेज आया उस समय सबसे ज्यादा जो मांग थी वह किसकी थी? ऑक्सीजन की। और कई लोग अस्पतालों में भर्ती थे लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। यानी कि एक तरह से वायुमंडल में जो दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, लेकिन श्वसन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन चाहिए थी वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में ऑक्सीजन जो है लगाए गए, प्लांट्स लगाए गए ऑक्सीजन के लिए। तो क्यों? इसका सीधा सा रीजन है कि श्वसन क्रिया के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? प्राणवायु कहा जाता है। क्लियर? एक और पॉइंट कि ऑक्सीजन यह ओजोन गैस के प्राकृतिक निर्माण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यह ध्यान रखना। ऑक्सीजन ओजोन गैस के प्राकृतिक निर्माण के लिए उत्तरदायी यानी कि ओजोन गैस जो कि समताप मंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल के रूप में जानते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। तो यह जो ऑक्सीजन है, यह इस ओजोन गैस के प्राकृतिक निर्माण के प्राकृतिक रूप से ओजोन का निर्माण जो है वह किससे होता है? ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ओजोन गैस है, यह ऑक्सीजन का एक क्या है? विशेष रूप है। यह ध्यान रखना।
ऑक्सीजन का विशेष रूप है, क्योंकि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2, जबकि ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है और ओजोन का प्राकृतिक जो निर्माण होता है वह ऑक्सीजन के कारण ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन गैस के प्राकृतिक निर्माण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? ऑक्सीजन को उत्तरदायी माना जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, यह ध्यान रखना। वायुमंडल में सर्वाधिक क्रियाशील गैस कि वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन, उन सभी जितने भी गैसें उन सब में सर्वाधिक क्रियाशील गैस किसे मानी जाती है? ऑक्सीजन को। और यह सर्वाधिक क्रियाशील होने के कारण पृथ्वी पर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको सड़ाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यह क्या करती है? पृथ्वी पर अवशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को सड़ाने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा? ऑक्सीकरण के कारण जो है क्या सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी पर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको सड़ाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यह सर्वाधिक क्या है? क्रियाशील गैस है। यह ऑक्सीजन की पृथ्वी पर इंपॉर्टेंस है। इसके बाद पृथ्वी पर जो दहन क्रिया होती है जिसको कहते हैं हम आग जलाना है, तो यह जो है पृथ्वी पर दहन क्रिया के लिए ऑक्सीजन उत्तरदायी है कि बिना ऑक्सीजन के दहन क्रिया संभव नहीं है। अर्थात पृथ्वी पर आग जलाने के में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन सहायक है। तो और क्या इंपॉर्टेंस है उन पर हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी पर दहन प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर आग जलाने में सहायक है। और इसलिए देखा होगा कि मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में या
पहाड़ों की ऊंचाई पर आग जलाना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुदाब में कमी होती है और ऑक्सीजन जो है वह फैल जाती है, यानी कि उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहां पर आग जलाना मुश्किल होता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो धरातल के निकट है वहां पर वायुदाब की अधिकता क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा की अधिकता के कारण वहां आग आसानी से जल जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है यह आग जलाने में सहायक है, साथ ही दहन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अब ध्यान रखना, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दहन प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो दहन प्रक्रिया के लिए तो ऑक्सीजन उत्तरदायी है, लेकिन दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करना है तो कौन उत्तरदायी मानी जाती है? नाइट्रोजन। और आग बुझाना है, आग जलाने में तो सहायक कौन सी है? ऑक्सीजन। आग को नियंत्रित करती है नाइट्रोजन, लेकिन आग बुझाने के लिए कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि दमकल में या जो अपने अग्निशामक यंत्र आते हैं उनमें जो गैस भरी हुई होती है वह क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि आग बुझाने में सहायक है। अब प्रश्न आता है कि जब इतनी इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में किस तरह से संतुलित रहती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन ऑक्सीजन चक्र द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र द्वारा संतुलित होती है। कि जिस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र के द्वारा संतुलित होती है, तो उसी प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी ऑक्सीजन चक्र के द्वारा संतुलित होती है। और ऑक्सीजन चक्र क्या है? जिस तरह से नाइट्रोजन चक्र एक भू जैव रासायनिक प्रक्रम है, उसी प्रकार ऑक्सीजन भी जो है या ऑक्सीजन चक्र भी भू जैव रासायनिक प्रक्रम है, जिसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रित रहती है या ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। क्लियर हो गया? तो यह था ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अब समझना यहां से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लघु तरंगों को अवशोषित करती है तथा दृश्य तरंगों को पृथ्वी पर आने देती है। इस कारण इन्हें वायुमंडल की खिड़की कहा। यानी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की खिड़की किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को वायुमंडल की खिड़की कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं
उनमें से लघु तरंगों को तो अवशोषित कर देती है और दृश्य तरंगों को पृथ्वी पर आने देती है। जिस तरह से खिड़की से किसी बंद कमरे में प्रकाश आता है, उसी प्रकार सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में इन गैसों के माध्यम से पहुंचता है, यानी कि दृश्य तरंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पार करके कहां, धरातल पर आती है। कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लघु तरंगों को तो अवशोषित कर देते हैं, दृश्य तरंगों को पृथ्वी पर आने देते हैं, और इसीलिए इसे जो है वायुमंडल की क्या कहते हैं, खिड़की कहते हैं। किसको? ऑक्सीजन को भी कहते हैं और नाइट्रोजन को भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें वायुमंडल के स्थायी अवयव में ऑक्सीजन को लेकर प्रश्न पूछा थे कि इसकी मात्रा कितनी है, इसका निर्माण या इसकी वायुमंडल में उपस्थिति किस प्रक्रिया के कारण है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक क्रियाशील गैस कौन सी है, तो वह ऑक्सीजन है। इसके बाद स्थायी तत्वों में तीसरी जो सबसे प्रमुख गैस है, जो वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। तो बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन को लेके 2-3 पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जब भी हम वायुमंडल के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद में तीसरी सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो ऑर्गन। और यहां संपूर्ण वायुमंडल में संपूर्ण वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। यहां तो हम सामान्य पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गन जो है यहां एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। तो प्रश्न आता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय या निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो वह ऑर्गन है। यह ध्यान रखना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय या अक्रिय गैस ऑर्गन है। तो दोनों ही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यदि सभी अवयवों के संदर्भ में पूछा जाएगा तो वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है। लेकिन यदि अक्रिय और निष्क्रिय गैस के रूप में पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी अक्रिय या निष्क्रिय गैस पाई जाएगी, तो वह कौन सी है, ऑर्गन है। और ऑर्गन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। ऑर्गन की खोज कैवेंडिश ने की।
और जब ऑर्गन एक निष्क्रिय और अक्रिय गैस है तो यह किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं लेती है। अक्रिय या निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? वे गैसें जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं लेती है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, उन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। हालांकि वायुमंडल में ऑर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन भी अक्रिय गैस हैं, लेकिन उन सभी में सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस कौन सी है? तो वह ऑर्गन है। और इन्हीं को आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में स्थायी तत्व कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। और तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय या निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो वह ऑर्गन है। ऑर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन भी पाई जाती है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन स्थायी तत्व के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन की। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वायुमंडल में इंपॉर्टेंस है, वायुमंडल में महत्व है, पृथ्वी पर सजीव जगत के लिए उनका महत्व है। लेकिन ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है, किसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए इसका जो है प्रकृति पर, पृथ्वी पर, सजीव जगत पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस पृथ्वी पर नहीं के बराबर है। केवल इसमें वायुमंडल में इसकी उपस्थिति ही हमारा प्रश्न है। और इसकी वायुमंडल में कितनी मात्रा है? तो 0.93% है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने वायुमंडल के स्थायी तत्व के अंतर्गत ऑक्सीजन और ऑर्गन की बात की। और ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन यह तीनों ही वायुमंडल में पाए जाने वाले स्थायी अवयव या स्थायी गैसें हैं। इसके बाद वायुमंडल में जो भी अवयव पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, जलवाष्प है, एरोसोल्स है, वह सब अस्थायी है, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।